हाय गाइस, दिस इज विवेक सैनी और आप मुझे देख रहे हो इंडिया रेस पर। गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखो आज हम जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि आपको इन गाड़ियों को एक्चुअली 2021 में खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मैंने कुछ 10 ऐसी गाड़ियों की टॉपिक के ऊपर लिस्ट बनाई है जो एक्चुअली 2021 में बाय करना कुछ ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं है, वर्थ नहीं है वो। और आप अपना जो है ना पैसा वेस्ट मत कर देना इन गाड़ियों में इन्वेस्ट करके। थोड़ा वन आर्म डिस्टेंस मेंटेन करो और मैं साथ ही साथ आपको एक बेहतर ऑल्टरनेट भी बता दूंगा उन्हीं गाड़ियों को कि आप उन गाड़ियों के अलावा उसी सेगमेंट में और उसी प्राइस पॉइंट पे कौन सी बेहतरीन गाड़ी खरीद सकते हो। आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आप ऑटोमोबाइल की दुनिया से जुड़े हुए जो है वो मिस आउट कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे रेनो डस्टर की। ये मैंने अपनी लिस्ट में सबसे पहले इसलिए रखी क्योंकि 2012 में के आसपास इसने एक ट्रेंड सेट किया था कॉम्पैक्ट एसयूवी का। उससे पहले कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडिया में आप नहीं देखते थे। क्रेटा नहीं आया करती थी, सेल्टॉस नहीं आया करती थी, साथ ही साथ किक्स वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ, एस क्रॉस वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इसके कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। और ये रीजन था कि डस्टर काफी सक्सेसफुल रही थी उस टाइम पे। उसके पास में डीजल इंजन था और सबसे बेहतरीन बात उसके पास में एक प्लस पॉइंट ये था कि एक 4x4 वेरिएंट उसके अंदर आता था। यानी कि वो लोग जो एक्चुअली एक 4x4 गाड़ी खरीद रहे थे एट द पॉइंट ऑफ लग्जरी भी उनको चाहिए थी और एट द पॉइंट ऑफ अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, उस टाइम सेडान बहुत फेमस हुआ करती थी। तो उसके अलावा अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीद रहे थे तो ज्यादा मायने रखता था। बट 2021 तक आते आते रेनो कोई भी इसकी जनरेशन चेंज नहीं लेके आया। एक मेजर फेसलिफ्ट जरूर आज से 2 साल पहले आपने देखा था, बट उसमें भी कुछ ज्यादा ट्वीक्स वगैरह ऐसे नहीं आए थे। इंजन ऑप्शन जो है वो चेंज हो गए थे BS6 नॉर्म्स की वजह से। बट अभी भी इस गाड़ी के पास में कोई ज्यादा बेहतरीन फीचर ऑप्शंस नहीं है, कोई ज्यादा बेहतरीन इंजन ऑप्शंस नहीं है। CVT आया करता है इसकी एक टर्बोचार्ज इंजन के साथ में। वो टर्बोचार्ज अपने सेगमेंट में तो सबसे ज्यादा पावर यूज करता है बट लीस्ट सेलिंग भी है ऑन द अदर हैंड, क्योंकि माइलेज जो है वो काफी कम पड़ जाता है। और इसका जो बेस वेरिएंट है वो 9.73 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है, जो कि इसके कंपटीशन से ज्यादा कुछ नहीं, 25-30 हज़ार रुपए ही सस्ता है एक शोरूम की अगर मैं बात करूं। ये गाड़ी आपको ज्यादा कुछ बेहतरीन फीचर्स ऑफर नहीं करती है। अपने सेगमेंट में आने वाली सबसे बेहतरीन इसलिए थी क्योंकि लाजवाब स्पेस आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करते थे। इसकी ड्राइव बहुत कंफर्टेबल थी, सस्पेंशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेटअप किया गया था ताकि वो अपने ऑफ रोडिंग स्किल्स को भी मेंटेन करके रख सके और ऑन रोड स्किल्स को भी मेंटेन करके रह सके। और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन दोनों को यहाँ पर दिया करती थी। अब फीचर रिच ना होने की वजह से और सेफ्टी एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो केवल 2 ही एयरबैग्स इसके अंदर आते हैं। अगर इसका आप ब्रोशर भी रीड करने लग जाओगे तो ब्रोशर में सेफ्टी के नाम पर रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, डिफॉगर, ऐसी चीजें दी गई हैं जो एक्चुअली आज 3 लाख की गाड़ी में भी बेस वेरिएंट से आती हैं। तो कुछ मजेदार अब ऑप्शंस बच नहीं जाता है। रेनो का एक बेहतरीन ऑल्टरनेट है किया सेल्टॉस और यहाँ पे Hyundai की क्रेटा। साथ ही आप किक्स में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि वो भी अभी काफी फीचर रिच गाड़ी हो जाती है। अगर आपको थोड़े से डिस्काउंट चाहिए, मैं जानता हूँ इस गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट बहुत भर के रेनो देती है। किक्स के ऊपर जो है वो निसान काफी भर के डिस्काउंट देती है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीद रहे हो तो आप इन गाड़ी को खरीद सकते हो। कॉम्पैक्ट 4 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, इन गाड़ी को खरीद सकते हो। बट अभी के टाइम पर इस गाड़ी में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा एक्चुअली मुझे लगता हुआ नजर नहीं आता है। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग रखेंगे रेनो की डस्टर को। मैं अगली ब्रांड की तरफ बढ़ता हूँ, ये है होंडा की प्लेटफॉर्म पर आप बहुत सारे गाड़ियों के ऑप्शंस नहीं देखते हो। 5 ऑप्शंस हैं, उनमें से होंडा सिटी का रिपीटिशन है, पुरानी जनरेशन, एक नई जनरेशन। सिविक उन्होंने आउटडेट करके बंद कर दिया है और साथ ही CRV भी यहाँ पर बंद हो गई है। तो उनके पोर्टफोलियो में एक सुपर किंग है सिटी और एक सुपर किंग है अमेज। उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे आउटडेटेड है। सबसे पहला आउटडेटेड प्रोडक्ट मैं बताता हूँ, होंडा जैज। यहाँ पे होंडा जैज अपने पेट्रोल इंजन के लिए काफी फेमस थी, अपने स्पेस के लिए। मैजिकल सीट्स उसके अंदर आया करती थी। 70 से प्लस कॉम्बिनेशन में जो है ना वो आप उनको एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर सकते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पर बन जाता था। आज से 3-4 साल पहले 2014-15 के आसपास की ये जनरेशन आई थी। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखो तो इसकी ऑलरेडी एक जनरेशन प्रेजेंट है। हालांकि होंडा अभी भी जो है वो प्रीमियम सेगमेंट में, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में उसको इंडिया में नहीं लेके आना चाहता और अभी फिलहाल जो है वो यही प्रोडक्ट जो है वो उनके पास में हैचबैक के तौर पर प्रेजेंट है। ये क्यों आउटडेटेड हो चुकी है? क्योंकि इसके लुक्स आउटडेटेड हो चुके हैं, इसके अंदर फीचर्स कुछ खास नहीं आते। डीजल इंजन ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता नहीं है और डीजल के साथ में एक डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कंसिडर करते हैं वो उनके लिए भी कोई ज्यादा ऑप्शन बच नहीं जाता है। इसके साथ ही एक और प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वो है होंडा का WRV भी कुछ ऐसे ही प्राइस पॉइंट से शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पर जैज की बात करूँ तो तकरीबन 7.55 लाख रुपीस से वो गाड़ी स्टार्ट होती है और होंडा की जो WRV है वो तकरीबन 8.62 लाख रुपीस पे स्टार्ट होती है। पेट्रोल एंड डीजल इंजन ऑप्शन दोनों ही है। डीजल में हालांकि आपको यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। ये गाड़ी भी एकमात्र ऐसी गाड़ी थी जब ये लॉन्च हुई थी जो अपनी प्रेजेंस को दर्शाने के लिए एक सनरूफ के साथ में आई थी। कॉम्पैक्ट एसयूवी में सनरूफ का एक्चुअली चलन इसी गाड़ी के साथ में आया था। अपनी कंफर्ट और स्पेशियस नेचर के लिए जाने आने वाली अब ये गाड़ी जो है वो आउटडेटेड हो
चुकी है। मुझे लगता है कि एक नई जनरेशन WRV यहाँ पर लॉन्च करनी चाहिए होंडा को। पहली बात ये है कि WRV और जैज ये दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म पे बने हैं, लगभग सेम चीज़ें यूज़ करती हैं, बस बाहर का जो स्किन है वो यहाँ पर होंडा ने चेंज कर दिया है। और WRV जो है वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट उभरता हुआ तब साबित होता था। अब इसके अंदर फीचर्स भी नहीं है, सेफ्टी की कमी है और 2 एयरबैग्स ही आपको यहाँ पर मिलते हैं, सेम फीचर ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में इन दोनों ही गाड़ियों के जो बेहतरीन ऑल्टरनेट है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। होंडा जैज के अलावा आप i20 एंड एल्ट्रोज में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, बेहतरीन सॉल्यूशन होगा आपकी समस्या को लेकर। अगर आपको होंडा जैसी रिलायबिलिटी चाहिए तो i20 में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका पैसा वर्थ रहे तो आप यहाँ पर टाटा एल्ट्रोज को जरूर कंसिडर कीजिए। साथ ही अगर मैं बात करूँ WRV की, तो जिस प्राइस पॉइंट में आ रहा है एक्चुअली उससे बेहतरीन ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पर है। नेक्सॉन उसका एक सच नाम है, XUV 300 आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। एको स्पोर्ट का जो 1.5 इंजन है वो आपको यहाँ पर खरीद सकते हो और बहुत सारे इंजन ऑप्शंस आपको यहाँ सोनेट और वेन्यू में देखते हुए नजर आओगे। तो वो ज़्यादा बेहतर जो है वो पैकेज मुझे यहाँ पर लगता है। तीसरा ऐसा प्रोडक्ट है, ये मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है, वो है सिलेरियो। सिलेरियो 4.73 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जिस प्राइस से एक्चुअली स्टार्ट होता है उस प्राइस में बहुत सारे अमेजिंग कॉम्पिटिटर अपने ऑलरेडी खड़े हुए हैं। अगर आप चाह रहे हो कि मारुति सुजुकी का ही आपको प्रोडक्ट खरीदना है बिकॉज ऑफ द ब्रांड रिलायबिलिटी, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, तो इग्निस इज एज सच प्रोडक्ट। आप 20,000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो, इग्निस यहाँ पर घर पे लेके आओ। ज्यादा बेहतर इंजन आपको मिलता है, ज्यादा स्पेस आपको मिलती है, बेहतरीन लुक्स मिलते हैं और फीचर रिच गाड़ी वो यहाँ पर बन जाती है। सिलेरियो से बेटर है कि आप टाटा टियागो में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सिलेरियो अब आउटडेटेड इसलिए भी हो चुका है क्योंकि उसके लुक्स अगर आप देखोगे तो वो आज से 3-4 साल पहले तो थोड़े फ्रेश नजर आते थे, बट फिलहाल के टाइम पर जहाँ पर LEDs का जमाना है, जहाँ पर जमाना है प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स का और अच्छी ड्राइव का, यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का जमाना है, तो वहाँ पर जो है वो सिलेरियो जरूर यहाँ पे आउटडेटेड फील होती हुई नजर आती है। ऐसे में सिलेरियो की जगह आप कोई और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। 2 बेहतरीन प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर आपको नाम दे दिया है। वैगनार को भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, वो भी ज्यादा इससे बेहतर प्रोडक्ट यहाँ पर साबित आपको होता हुआ नजर आता है। मैं जानता हूँ कि सिलेरियो एकमात्र एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने माइलेज एंड CNG कंपैटिबिलिटी के लिए काफी फेमस है, बट टियागो अभी आने वाला है CNG कंपैटिबिलिटी के साथ में। एंड इग्निस इज वन सच प्रोडक्ट जो CNG BS6 में तो आप नहीं खरीद सकते हो, ना लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स। अभी CNG BS6 के ऊपर जो है वो थोड़ा से क्वेश्चन रेज जरूर हो रहे हैं, इस वजह से आप बेहतर है कि टियागो के लिए वेट कर सकते हो अगर आपका कंसर्न केवल और केवल CNG को लेके है। पेट्रोल में अगर आपको सिलेरियो खरीदनी है, हैंड्स डाउन टू दीज 2 प्रोडक्ट्स खरीद लीजिए, पैसा अपना बर्बाद होने से थोड़ा बचाइए। 5वें प्रोडक्ट के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। ये है महिंद्रा की KUV 100 NXT। और NXT जो है वो ज्यादातर नोन थी अपनी 6 सीटर कंपैटिबिलिटी के लिए। आप उसके फ्रंट की जो रो देखते थे उसमें 3 लोग अच्छे से अकोमोडेट हो जाते थे, पीछे भी आप 3 बिठा सकते थे और ये एक ही सीट मानी जाती थी, यानी कि एक ड्राइवर सीट और एक सेपरेट सीट दी जाती थी जिसमें 2 लोग एक्चुअली बैठ सकते थे। गियर नॉब की पोजीशनिंग अलग दी गई थी, डैशबोर्ड पे दी गई थी, जिस वजह से स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो गया था। अब ऐसी तो कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, बट 6.05 लाख रुपीस का इसका एक्स शोरूम जो है वो कॉस्ट करता है बेस वेरिएंट। बेहतर ऑप्शन है कि इस गाड़ी को छोड़ के आप कोई भी हैचबैक इस श्रेणी में लोगे ना, ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पास में एक ऑप्शन है एल्ट्रोज, i20 का ऑप्शन आपके पास में आ जाता है। साथ ही आप अगर स्विफ्ट जैसे प्रोडक्ट को देखो या फिर इनफैक्ट आप अगर फिगो जैसे प्रोडक्ट को देखो तो वो भी इससे ज़्यादा सेंस दिखते हुए नजर आते हैं अगर आप खरीदते हैं। वैल्यू फॉर मनी एक्चुअली वो ज़्यादा लगते हैं। 1.2 लीटर का ही इसके अंदर भी इंजन आता है जो कि हार्शनेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन काफ़ी गाड़ी के अंदर आप महसूस करते हो। और महिंद्रा ऑलमोस्ट इसको कंसिडर कर रही थी अभी बीच में जो है वो कि ये डिसकंटिन्यू कर दें और अपने प्लेटफॉर्म से बिल्कुल ही हटा दें, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन अभी महिंद्रा ने इसको और मरेजो को, इन दोनों को ही जो है वो होल्ड पे डाल दिया है, डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। बट दिस प्रोडक्ट एक्चुअली डिजर्व टू बी डिसकंटिन्यूड क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन जो है वो मार्केट में एक्चुअल में प्रेजेंट है। बात कर लेते हैं छठे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में और ये है वेंटो। वेंटो एक्चुअली 9.90 लाख रुपीस कॉस्ट करता है और ऐसे में इसके कॉम्पिटिशन अगर आप देखोगे, वरना हो गई, पुरानी जनरेशन की सिटी हो गई और सियाज हो गई, इनफैक्ट स्कोडा रैपिड, ये चारों प्रोडक्ट इससे सस्ते पड़ते हैं अपने बेस वेरिएंट में या फिर इनफैक्ट फीचर लोडेड वेरिएंट में भी। वेंटो अपने इंजन के लिए काफ़ी फेमस है, अपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए काफ़ी फेमस है, स्टेबल गाड़ी है, बट अभी क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुकी है वो फीचर आपको ऑफर नहीं करती है जो एक्चुअली आप जिस प्राइस पे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, फॉक्सवैगन ने जिस प्राइस पे एक्चुअली इसको अपने प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है उससे बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में एक्चुअल में अवेलेबल है। अगर आपको फिजिबिलिटी चाहिए, अगर आपको अच्छी ड्राइव चाहिए, फॉक्सवैगन वेंटो जैसा ही प्रोडक्ट चाहिए, बेटर है कि आप स्कोडा रैपिड में यहाँ पर इन्वेस्ट करो। आपके पैसे भी सही जगह इन्वेस्ट होंगे और वहां पर जो है वो आपको एक अच्छी ड्राइव भी देती हुई नजर आएगी। सेम फील आएगी आपको वेंटो एंड रैपिड दोनों में ही अगर आप बैठोगे, बिल्कुल सेम फील आने वाली है। इनफैक्ट ड्राइव भी दोनों की सेम है, सस्पेंशन सेटअप, ट्यून जिस तरीके से की गई है इंजन
को, वो भी सब चीज़ें सेम है, मैकेनिकल डिफरेंस कुछ नहीं है गाड़ी के अंदर। इनफैक्ट इंटीरियर्स के में भी आप बिल्कुल मतलब डिफरेंस भी नहीं नज़र लगा पाओगे कि कौन सी वेंटो है और कौन सा यहाँ पर स्कोडा का प्रोडक्ट है, कौन सा फॉक्सवैगन का प्रोडक्ट है। बेटर है कि आप स्कोडा रैपिड यहाँ पे देखें। पुरानी जनरेशन सिटी भी एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट करना चाहते हो और सेडान ही, सी सेगमेंट सेडान में ही आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, नई जनरेशन होंडा सिटी लीजिए, काफ़ी खुश रहोगे आप। बढ़ते हैं गाइस 7वें प्रोडक्ट की तरफ, और ये है सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस। फिलहाल ही लॉन्च हुई है, 2 महीने पहले लॉन्च हुई है। क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आएगा यार 2 महीने पहले प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी 2021 में ही मैं लेने के लिए क्यों इसको मना कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, डीलरशिप जो है, डीलरशिप नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर आप कमर्शियल किसी भी गाड़ी को कमर्शियल में देखो या महिंद्रा के कमर्शियल डीलर लेगो, वो इससे ज़्यादा आपको देखने को नजर आ जाएंगे। केवल 10 डीलर्स दिल्ली, गुड़गांव, अहमदाबाद, मुंबई, कैलकाटा, बेंगलोर जैसे जगह आप यहाँ पर 10 डीलर्स देखो। अगर आप इस गाड़ी को ऐसे रीजन में खरीद रहे हो, नॉर्थ में जहाँ पर केवल 2 ही डीलरशिप्स हैं, साउथ में 2-4 डीलरशिप्स हैं, ऐसे करते करते पूरी इंडिया में, पूरी कंट्री में जो केवल 10 डीलर्स हों, तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रांड जो है वो इफेक्ट करती है। पहले ब्रांड को डीलर नेटवर्क एक्चुअली अपना स्प्रेड करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए बाकी सब चीज़ों में। दूसरी चीज़, ये गाड़ी केवल और केवल डीजल इंजन के साथ में आती है, कोई भी पेट्रोल इंजन ऑप्शन इसके साथ में नहीं आता है, जिसकी वजह से वो लोग जो एक्चुअली पेट्रोल में कंसिडर करना चाहते हैं गाड़ी में, वो आपके पास में ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तीसरी चीज़, सिट्रोन का एक्चुअली कंपटीशन जो है वो ट्यूसॉन जैसी गाड़ियां हैं, इनोवा क्रिस्टा जैसी गाड़ियां हैं, सफारी जैसी गाड़ियां, जीप कंपास जैसी गाड़ियां हैं। बट इसको अगर आप प्राइस ही 30 लाख पे कर रहे हो, तो इसका कंपटीशन एक्चुअली फॉर्च्यूनर, अल्टूरस G4 और ऐसी ही कुछ गाड़ियां, जैसे कि आप इनफैक्ट ग्लॉस्टर जिसके अंदर मैं अभी फिलहाल बैठा हूं, उन जैसी गाड़ी को यहाँ पर देखोगे। और ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस से, लिटरली। और ऐसे में अगर आप सोच रहे हो कि आपका पैसा जो है वो जा रहा है, इसका अगर मैं रियल प्राइस आपको बताऊं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिट्रॉन C5 को जो है वो यहाँ पर इसको तकरीबन 17 से 18 लाख के आसपास जो है वो प्लेस करना चाहिए था। 12 लाख रुपए, ये 13 लाख रुपए जो है वो तकरीबन महंगी है। इस हिसाब से मुझे MG की जो प्लेसमेंट है यहाँ पर गाड़ियों की, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जब हेक्टर आई थी हमें लिटरली ये नहीं पता था कि वो 12 साढ़े 12 लाख रुपए के आसपास प्लेस कर दी जाएगी। ZS में भी अगर आप देखोगे, वो भी अपनी प्राइस से 3-4 लाख रुपए जो है वो सस्ती प्लेस की गई। ग्लॉस्टर भी अगर आप देखोगे, अपनी प्राइस से 10 लाख रुपए जो है वो नीचे प्लेस की गई। ऐसे में एक न्यू कमर और न्यू ब्रांड को सेटअप करने में और एक भरोसा जीतने में इंडियंस का, वो थोड़ा टाइम लगता है। वो डिपेंड करता है टोटली कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हो। ऑलरेडी लगभग दुगने प्राइस रेंज में अगर आप इसको प्लेस करोगे, तो प्रोडक्ट का फेलियर होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी उसकी काफ़ी बढ़ जाती है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, ये है Isuzu MU-X। ये भी फिलहाल ही लॉन्च हुआ, मेरे ख्याल में 15 दिन भी नहीं हुए इसके होंगे, और यहाँ पे इसको 33 लाख रुपीज़ पे इसको कॉस्ट किया गया था, जो कि मुझे फीजेबल नहीं लगा। एंड द रीज़न इज़, पूरे इंडिया में इसके केवल 31 डीलरशिप्स हैं। जहाँ पर मैं रह रहा हूँ नोएडा में, वहाँ पर भी एक डीलर था, वो भी डीलर अपना जो है वो डिसकंटिन्यू करके चला गया। अपने पूरे सिस्टम को, पूरा मैनेजमेंट उसका बंद हो गया। ऐसे में जो उसके पुराने एग्जिस्टिंग ग्राहक थे, उनको रिलोकेट करना पड़ा और अपनी सर्विसेज के लिए जो है वो गुड़गांव या दिल्ली जैसे लोकेशन पे जाना पड़ा, जहाँ पे एक ही डीलर एक्चुअली अवेलेबल है। 31 डीलर्स, 31 आउटलेट ऑल ओवर इंडिया काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये, जिस प्राइस में इसको पॉइंट किया गया है, इसका लगभग अगर मैं टॉप वेरिएंट को बात करूँ तो तकरीबन 43 लाख रुपए, 42 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट करता है, जो कि एक्चुअली एंडेवर से ज़्यादा महंगा है। फॉर्च्यूनर के आसपास कॉस्ट करता है और इनफैक्ट ग्लॉस्टर के आसपास कॉस्ट करता है। तो बेहतर यही है कि हम लोग ग्लॉस्टर जैसे प्रोडक्ट, फॉर्च्यूनर जैसे प्रोडक्ट, या इवन एंडेवर को यहाँ पर कैसे बोला जा सकता है, इन प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करें कंपैरेटिवली, जो उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना जो एक्चुअली अभी ब्रांड रिलायबिलिटी के मामले में थोड़ा कच्चा ही है जिनका हिसाब किताब। और Isuzu D-Max से बेहतर ऑप्शन आप ये है कि 5-6 लाख रुपए आप बचाओ अपने, और महिंद्रा अल्टूरस G4 जैसी गाड़ियां जो है वो यहाँ पर आप लेके आ सकते हो। सस्ता भी पड़ेगा और ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है वो, यकीन मानो इस प्रोडक्ट से। गाइज, ये तो होगी सारी IC इंजन्स के ऊपर बेस गाड़ियाँ। कुछ 2 प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी रख लेते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर टाटा की टिगोर। टाटा टिगोर पहले जो है वो कमर्शियलाइज ही करके रखी हुई थी और उन्होंने गवर्नमेंट के लिए ही ये गाड़ियाँ बनाई थी। बट जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जब से आप खुद से खरीद सकते हो इन गाड़ियों को, तब से जो है वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक तो आउटडेटेड इसलिए भी है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसका ओवरऑल एक जो है वो फेसलिफ्ट आ चुका है। टिगोर अब नई फेसलिफ्ट के साथ में आती है BS6 में, तो जब उसको फेसलिफ्ट मिला तो इसको भी फेसलिफ्ट मिलना चाहिए था। ये पुराने वाली जनरेशन, ये प्री फेसलिफ्टेड वाली टिगोर के ऊपर ही कंप्लीटली बेस्ड है। और इसका बैटरी पैक भी काफ़ी छोटा है, 21 किलोवाट आवर की इसका बैटरी पैक है, और रेंज देता है तकरीबन 219 का। ये ARA सर्टिफाइड फिगर्स है। अगर रियल लाइफ की बात करें तो ये 100 से 120 किलोमीटर्स का ही रह जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। और इससे बेटर ये है कि एक आप IC इंजन प्रोडक्ट में यहाँ पर चले जाएं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इससे बेहतरीन प्रोडक्ट का, तो आप नेक्सॉन को यहाँ पर खरीद सकते हो। सेम ब्रांड है, बट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका ज़रूर 4-5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट वो ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे।
बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट की, ये है Hyundai की कोना। Hyundai की कोना एक्चुअली अगर मैं अप्रैल फिगर्स की बात करूं तो केवल 12 यूनिट वो बिकी है, और ऐसे में नजर आता है कि Hyundai जैसी जो कि वेल डेवलप्ड कंपनी है इंडिया में और काफी अच्छा कर भी रही है, तकरीबन 16-17 जो है परसेंट का जो है मार्केट शेयर रखती है, ऐसे में केवल 12 यूनिट सेल आउट कर पाना और किसी न्यू कमर जो कि एक्चुअली लास्ट ईयर ही आई, लास्ट टू लास्ट ईयर ही आई, एमजी जैसे प्रोडक्ट को अगर आप देखोगे तो तकरीबन 160-170 यूनिट जो है वो ZS की हर महीने निकालते हैं। ऐसे में कोना को क्या हुआ, किसी की नजर तो नहीं लग गई, बट ऐसा नहीं है। Hyundai एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कोना को लेके ज्यादा फोकस नहीं है, उसके ऊपर मार्केटिंग का कोई बजट एक्चुअली सेट नहीं करता है। आप देखोगे कि कोना की पब्लिसिटी जो है वो काफी कम रखी गई है। अब देखो ऐसे प्रोडक्ट जो कि एक्चुअली Hyundai ही इंटरेस्टेड नहीं है जिसको आगे बढ़ाने में, ऐसे में मुझे लगता है कि हमें भी अवॉइड करना चाहिए, इन वन आर्म डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और रीजन भी बता देता हूँ, जैसे कि ये 23 लाख रुपए 23.5 लाख रुपए एक शोरूम के करीब कॉस्ट करती है, और ऐसे में अगर आप देखोगे कोना को तो उसकी डायमेंशन जो है वो कॉम्पैक्ट और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की कहीं ना कहीं बीच में फॉल करते हैं। 4100 mm के आसपास उसकी जो है वो आप देखोगे लेंथ है, जो कि डायमेंशनली काफी कम है, व्हील बेस भी उसकी वजह से कम हो जाता है, और अंदर की जो स्पेस है वो काफी क्लस्ट्रोफोबिक हो जाती है। अंदर बैठने में आपको जो है वो मजा नहीं आता है, अगर आप अंदर बैठोगे तो भी अगर आप देखोगे कि यार बड़ा ही घिचपिच सा हो गया पीछे वाली सीट पे स्पेशली। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफी छोटी उसके अंदर बैटरी साइज भी है कंपैरेटिवली ZS EV और नेक्सॉन तो चलो ठीक है बजट से थोड़ा सा कम चली जाती है, तकरीबन 10 लाख रुपए सस्ती पड़ जाती है, इसलिए उसकी जो है वो बैटरी फिर भी जस्टिफाइबल है। 39.2 किलोवाट आवर की बैटरी है जो तकरीबन 450 के आसपास क्लेम करती है, बट इन रियल लाइफ 290 से 300 किलोमीटर के करीब ही जो है वो इसकी रियल लाइफ यहाँ पर बच जाती है। ऐसे में मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट होगा कि अगर आप MG ZS EV में इन्वेस्ट करो, जो फीचर रिच भी है और आपको इंटरनेट इनसाइट जैसी फैसिलिटी भी मिल जाती है, पिकअप भी उसका काफ़ी अच्छा है और एक बड़ी फुल्ली फ्लैश्ड SUV भी लगती है। साथ ही उसकी ड्राइव की बात हो तो ड्राइव भी उसकी काफ़ी अच्छी है, 0 to 100 अचीव करने में 8.5 सेकंड्स लेती है, जबकि ये वाली 9.7 सेकंड्स लेती है। ऐसा है कि आप थोड़ा सा पैसा भी बचा सकते हो उसमें, क्योंकि वो तकरीबन 21 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है, तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का अंदर पड़ जाता है जब आप ऑन रोड की बात करते हो, तो वो पैसा बचा के आप एक बेहतर ओरिएंटेड प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइज ये तो थी कुछ लिस्ट आज की जो कि टॉप 10 लिस्ट थी, जो 2021 में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अभी आउटडेटेड महसूस होना चाहिए और कंपनीज को उनको या तो डिसकंटिन्यू करना चाहिए या फिर ज़्यादा बेहतर वे में प्रमोट करना चाहिए। मैंने आपको सारे ऑल्टरनेट्स भी बता दिए हैं, आपको कैसा लगा? आप अगर मेरी इस टॉप 10 की लिस्ट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअली मिसिंग है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो। मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां जाकर चिट चैट कर सकते हैं, और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।